हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन सबका फेवरेट टॉपिक है वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके रिगार्डिंग आपको जहां पर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, यू हैव टू क्रैम्प इट, रट लो उसे उठा के और बार बार उसे रिवाइज करते रहो। यू हैव टू अगेन मग अप इट, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करते रहो। अगेन जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2016 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन को वोटिंग राइट है। वहां पर एडल्ट सफ्रेज वर्ड यूज हुआ था। तो क्या पूरे के पूरे हमारे पास जितने भी पर्सन अबव 21 ऑफ एज थे, क्या सबके पास वोटिंग राइट था? नहीं। दैट सिंपली मीन्स कि वहां से उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को एलिमिनेट किया जा सकता था और जस्ट आफ्टर एलिमिनेशन आपका आंसर इजीली निकल जाता। इसका थोड़ा बहुत आप अंदाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भी लगा सकते थे, जहां मैंने बोला था कि कुछ लिमिटेड पर्संस को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। इवन इलेक्शन हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं 1892 में, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। वहां पर हर कोई पर्सन वोट नहीं देने जा रहा है। वोटिंग राइट वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, कुछ जमींदार और कुछ नोबीज के पास था, नोबल्स के पास था। हर किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। देन इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन इज इन 1909 मॉडल रिफॉर्म्स। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 1909। ठीक है, 1909 में जितने भी पर्सन वोटिंग राइट दे सकते थे, मतलब वोटिंग का अधिकार था, उनसे ज्यादा 1919 के एक्ट में मिला। और सबसे ज्यादा प्री इंडिपेंडेंट एरा में 1935 के एक्ट में दिया गया। दैट इज नियर अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हर एक पर्सन जिसकी एज 21 के बियॉन्ड थी, दे आर कैपेबल टू एग्जीक्यूट देयर वोट। वो अपना वोट कास्ट कर सकता था। ओके, एक और चीज याद रखना, मेंस में अगर क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं इस टाइप के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, इवन वुमेन्स को पहले वोटिंग राइट्स मिले हैं एज कंपेयर टू यूएस, इवन ऑफ यूके। ओके, तो वहां पर आप क्रिटिकली एग्जामिन जब करेंगे तो इन पॉइंट्स को आप वहां पर इजीली लिख सकते हैं। 3-4 पॉइंट लिखते हैं, फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को खत्म करेंगे एंड नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लिखिए, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाय कैमिल, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाय कैमिल with a legislative council, with a legislative council. Legislative councils means upper house, and legislative assembly means lower house, in 6 out of 11 provinces, in 6 out of 11 provinces कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट स्टिल इन्होंने बोला। नेक्स्ट लिखिए, it extended communal representation to the depressed classes, women's and laborers. It extended communal representation to the depressed classes, women's and laborers. देखिए, दोबारा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सेपरेट इलेक्टोरल कब पास हुआ, दैट इज इन 1909 मॉडल। आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट को सीट्स कब रिजर्व मिलने लगी, या इवन 6 को रिजर्व सीट्स कब मिलने लगी, दैट इज 1919। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेपरेट इलेक्टोरल का एक्सटेंडेड वर्जन 1919 में था और उसका मोर एक्सटेंडेड वर्जन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एक्सटेंडेड franchise and about 10% and about 10% of the total population
got the voting rights. Got the voting rights. Next is, it provided for the establishment of Federal Service Commission, Provincial Public Service Commission, and Joint Public Service Commission. First one is the Federal Public Service Commission, next is the Provincial Public Service Commission, and the Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. That's all for the Constitution, Government of India Act 1935. Okay. So जिससे पूछा जाए वो इसका आंसर देगा। भैया यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैम पीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीएस। क्या चीज? पब्लिक सर्विस कमीशन। आई डोंट गेट इट। पब्लिक कमीशन सर्विस नहीं। दैट्स ऑल। ये चीज याद रखिएगा, यूपी पीसीएस ने पीसीएस की फुल फॉर्म पूछी हुई है, दैट इज प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ओके, कितना इजी लग रहा है, बट लिटरली 50% पर्सन्स इसमें भी फेल हो चुके हैं। इतना इजी क्वेश्चन है ये, याद रखना, छोटी सी ही है बट पूछा जाता है। नेक्स्ट इज, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद हमारे पास मेजरली क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन टोटली फेल हो जाता है, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। देन हमारे पास कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन की ही प्रोविजन पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश होती है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो हम इसे यहां पर कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। डन। सो देखो, जब मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखना इस कहानी को समझना, कहानी जितना इजीली आप समझ जाओगे उतना इजी आपके लिए होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस हुआ, एक्चुअली में इंट्रोड्यूस होता है 1 जनवरी 1937 में, जब हमारे पास बर्मा बिल्कुल अलग हो जाता है और इंडिया इंडिपेंडेंटली गवर्न होता है बाय द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 2 साल तक अच्छी खासी गवर्नमेंट चलती है। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के जस्ट बाद ब्रिटिशर्स हमसे बिना पूछे पूरी इंडियन टेरिटरी को बोल देते हैं कि आप भी वॉर में इंडल्ज है। जस्ट बिकॉज कि ब्रिटेन वॉर में इंडल्ज है तो उसकी जितनी कॉलोनीज हैं वो भी ना चाहते हुए वॉर में इंडल्ज हो जाएंगे। अब आपको हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब ब्रिटिशर्स ने खा लिए। इवन वहां पर फेमाइन ना आए इस वजह से हम लोगों को यहां पर भूखा रखा गया। हमसे जितनी मजदूरी वो करवा सकते थे उससे 30 टाइम्स ज्यादा मजदूरी करवाई गई। ये चीज हम ऑलरेडी सह चुके थे। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद हमें पता था सेम चीज रिपीट होने वाली है। हम जो इंडिपेंडेंस मांगने जा रहे हैं, अगर हमने यहीं पे काम नहीं किया सही से तो नियर अबाउट वो इंडिपेंडेंस 20 से 30 साल और बियॉन्ड खिंच जाएगी। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि हम आपके साथ नहीं है। आपने हमसे बिना पूछे ये काम क्यों किया, हमें क्यों वॉर में इंडल्ज किया? अगर आपने किया है तो हम यहां से बैकफुट पे जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अगेन फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं इस टाइम पे। वो कहते हैं हम इसे गन्स की हेल्प से हम इसे आजादी ले लेंगे। बट गांधी जी अगेन सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक पर्सन 2 एंड पे लड़ाई लड़े। जब भी क्रिटिकली एग्जामिन होता है गांधी जी का तो अगेन 1938-39 का टाइम पीरियड भी इंट्रोड्यूस होता है। ओके, देन
अब ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम अपने खुद की विल से पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर में, सो डैट कि हम जितने भी हमारे पास पर्सन्स हैं हम यहाँ से ब्रिटेन भेजें और ब्रिटेन के थ्रू वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम इंडल्ज हो जाए तो पूरी तरीके से वॉर में। इसके लिए उनसे हमारी सहमति चाहिए थी। सहमति के लिए उन्होंने क्या बोला कि सर आप हमारे साथ इंक्लूड हो जाइए, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। पर यहां पर हमें पता था कि अब हमें टोटल फ्रीडम मिलने वाला है। ये चीज समझ रहे हो? गांधी जी ने बोला कि देखो हम इन्हें वैसे तो नहीं परेशान करेंगे, बट यहां पर हम अपना क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दें। आप सबको पता है डेट इज 8 ऑफ अगस्त 1942। डेट इज इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है आपसे, ठीक है। अब यहां पर हमसे बोला गया कि हमें ना चाहते हुए भी इजीली बिहाइंड द बार्स जाना है। इससे क्या होगा, मॉरल प्रेशर भी आएगा इनके ऊपर, इकोनॉमिकली बर्डन भी होगा इनके ऊपर, और रेदर देन कि वो हमसे हेल्प मांगे वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये गांधी जी की फिलॉसफी। बट इसके बियॉन्ड सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, जापान से हेल्प ली, बोला कि इन्हें इस एंड पे भी तोड़ेंगे और इस एंड पे भी तोड़ेंगे, सो डैट कि हम इजीली फ्रीडम ग्रैब कर सके। ये चीज आपको समझ में आई? इसके बाद अगेन हमारे पास क्रिप्स मिशन आता है 1942 में ही। देन हमारे पास कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। क्रिप्स मिशन टोटली फेल हो जाता है। मुस्लिम लीग बोलती है भाई हम नहीं मानते। जो कैबिनेट मिशन आता है, इसका नाम कैबिनेट इसलिए, अगेन ये हिस्ट्री का पार्ट है, आपको हिस्ट्री में बताया जाएगा। कैबिनेट मिशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑन गोइंग मेंबर्स थे, दैट्स कैबिनेट के मेंबर्स थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैबिनेट मिशन 1946। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि हमारा अभी भी बंटवारा ना हो, बट वो बोला जाता है ना कि जो होना होता है वो हो ही जाता है। लाइक बंटवारे के जो मेजर सीट्स थे वो 1916 के कांग्रेस के सेशन की वजह से डल गए थे। पहला मेजर जो था दैट इज ऑफ 1909 जहां पर सेपरेट इलेक्टोरल डाला, और देन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सेपरेट इलेक्टोरल को एक्सेप्ट भी कर लिया इन 1916। तो यहां से कंफर्म था कि भैया पार्टीशन तो होगा। यही रीजन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि भैया पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए, पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाए, इससे बढ़िया जिस हाथ पे काटा है उसको अलग फेंक दीजिए। गॉट इट? तो पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कंट्रीज बने। अब ये चीज कहां लिखी हुई है? इट वाज रिटन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहां पर एक मेजर क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को बोला गया कि आप 1948 तक, जुलाई 1948 तक कभी भी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक 3 जून 1947 को उनको बोला कि आप बस काम स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास अपने विल के ऊपर है कि 1948 तक कभी भी आप इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कीजिए। बट लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 ऑफ अगस्त को ही क्यों चुना? प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। लाइक मेजरली आई थिंक आप लोगों को पता भी होगी ये बात कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय फैट लेडी बम एक्सप्लोड किए थे। तो उनकी जो डेट थी दैट इज 6 ऑफ अगस्त एंड 9 ऑफ अगस्त। तो जैसे हम इसे कंबाइंड करते हैं इट इज 15 ऑफ अगस्त। ओके, तो एक एरिया में लाइक एशिया के ही एक पार्ट में कंट्रीज मातम मना रही हैं और दूसरी साइड इंडिपेंडेंस का एक जश्न मनाया जा रहा है। बहुत लंबी सोच सोची। लाइक समझिए ना कि आपके पड़ोसी ही की यहाँ किसी की डेथ हुई है और आपके यहाँ किसी का बर्थडे हो रहा है, आपके यहाँ कोई जन्मा है, तो कितना ज्यादा अलग टर्मोइल होगा, वो कितना ज्यादा अलग वातावरण होगा। तो कभी भी उस कंडीशन को हॉस्टाइल कंडीशन की तरह यूज किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी जाते जाते चला के चले। गॉट इट? तो अभी भी देखिए आप आईआर जब भी पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें 99% जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वर्ल्ड के आइदर यूएसए की देन है और यूके की देन है। जितने भी डिस्प्यूट्स आप पढ़ेंगे 90%, 99% आपको डिस्प्यूट्स इन दो कंट्रीज की मिलेंगे। हल्का सा आपको सिनेरियो समझ में आया? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 565 स्टेट्स थे प्रिंसली, उनको बोला गया जहां भी आप जाना चाहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडिया, भारत, यू कैन ज्वाइन इट, और अगर तुम पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते। गॉट इट? अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ेंगी। लाइक क्यों जिन्ना नहीं चाह रहे थे कि इलाहाबाद का निजाम पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए? पूरा पाकिस्तान चाह रहा है,
पर जिन्ना नहीं चाह रहे। पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर उनके पास हो, लेकिन जो जिन्ना है वो चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता और लैंड उनके साथ हो, बट पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। वाई? आपने देखा होगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि जस्ट इसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड इन फॉर्म है। वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में इतनी पावर थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खुद थे, प्राइम मिनिस्टर भी खुद थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद थे, इवन जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो उनके पास था। इवन लियाकत अली खान के टाइम पीरियड तक भी सेम चीज चलती हुई आई है। उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जब आर्मी को अलग किया और आर्मी ने ही कूप कर डाला। 4 बार कूप हुआ पाकिस्तान में, इंडिया में 1 बार भी नहीं हुआ, थैंक्स टू अवर फोरफादर्स हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन वेरी लेंथिएस्ट। हर किसी को पता है किसके पास कितनी पावर्स। गॉट इट? नाउ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं चाहते थे जिन्ना, उन वो एक सोलो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर बैठे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई सजेस्ट करे या फिर उनके खिलाफ कोई खड़ा हो, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता। कोई 2 पर्सन जो थे वो थे हमारे पास शेख ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड वन इज निजाम ऑफ हैदराबाद। ये 2 पर्सन अगर उनके अपोजिशन में खड़े हो जाते तो नियर अबाउट फाइनेंशियल जितना पाकिस्तान का खुद का फाइनेंस था उससे ज्यादा निजाम का फाइनेंस था। दुनिया के सबसे अमीर घरों में टिल 1970s जब तक प्रीवी पर्सेस इंडिया में खत्म नहीं हुए, निजाम वॉज द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ ऑल। एलन मस्क के पास शायद 1/10 होगा जितना निजाम के पास था। समझ, निजाम के जो नीचे वाले मतलब सर्वेंट्स होते हैं वो भी सोने की थाली में खाते थे। मान के चलो अंबानी जी भी अभी उनके 1/20 या फिर 1/15 के अराउंड होंगे, इतना अमीर थे वो निजाम। घर जाके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जितने वो अमीर थे उतने वो कंजूस भी थे। वो कोई फॉरेनर उनके पास आता था तो उनके ही केस में से सिगरेट्स चुरा लेते थे। ठीक है, 5 फुट 6 इंच, इससे ज्यादा ऊपर हाइट नहीं थी उनकी। पढ़िएगा, बहुत मजेदार है वो पर्सन। चलो लिखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इट वॉज बेस्ड ऑन फेमस माउंटबेटन प्लान। It was famous. It was based on famous Mountbatten Plan. That was 3rd June 1947. 3rd June 1947. The act relieved the asset of the crown. Important date है. The act relieved the asset of the crown on 18th July. On 18th July 1947. Important date है, इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा. And became effective on 15th August 1947. 15th August 1947. Next, the act provided for the creation of two independent domains. The first one is India and second one is Pakistan. It provided for the participation of Punjab. It provided for the partition of Punjab, not participation, it's partition of Punjab and Bengal with a separate boundaries, commissions to demarcate the boundaries between them. So इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या लाइन बोला जाता है? रेड क्लिफ। इंडिया एंड चाइना की लाइन के बीच को मैकमोहन। क्या पूरा एंटायर मैकमोहन है?
अरुणाचल वाली साइड को मैकमोहन बोला जाता है। एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच को, और यू कैन से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच को, सही बोला किसी ने? नहीं, रेडक्लिफ नहीं है, किसी और ने भी कुछ लाइन बोला अभी अभी। सर ड्यूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन, ठीक है, ये चीज पता होने चाहिए। शायद आपको मैप तो आता ही होगा, मैप बना लेते हैं ना आप लोग? कैसे मिटेगा ये? मैप बना लेते हो आप इंडिया का? इंडिया वर्ल्ड कब सीखना है? अगले साल? थोड़ा सा रफ है ये, बट समझने वाला है, ठीक है। लाइक दिस वन इज द रेड क्लिफ, ये वाली लाइन यहां से पंजाब वाले एरिया से रेड क्लिफ है, इससे ऊपर जितना भी हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, ठीक है, यहां से ये पूरा का पूरा LOAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गॉट इट? नाउ दिस वन, जो ये हल्का सा एरिया, ये जो यहाँ से ये हल्का सा स्टार्ट हो रहा है, भूटान आ गया पूरा का पूरा, दिस इज मैकमोहन। गॉट इट? नाउ अब पता होना चाहिए आपको कि जो छोटा सा एक स्पेयर है डेट इज ऑफ 106 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो कई बार आपको ये गूगल में शायद 80 किलोमीटर्स भी दिख सकता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करता है 106 किलोमीटर। गॉट इट? तो 106 किलोमीटर जो है हमारे पास अफगानिस्तान से लगता है, और यही आगे हमारे पास जाके पाकिस्तान के साथ इंक्लूड हो रहा है, दैट इज द डूरंड लाइन। डूरंड लाइन, गॉट इट? आप अगेन आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा डेट इज 106 किलोमीटर और सबसे बड़ा 4096.6 किलोमीटर फ्रॉम द बांग्लादेश। ये छोटी मोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। मैप छोटा सा बनाकर नाम लिख लीजिएगा, कौन सी लाइन का क्या नाम, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए। अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट the post of Secretary of State was abolished. The post of Secretary of State was abolished, and Crown was no longer the source of authority. यहां से कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ अथॉरिटी बन जाता है। नेक्स्ट लिखिए। डोमिनियन स्टेटस वाज गिवन टू इंडिया। डोमिनियन, DOMINION, डोमिनियन स्टेटस वाज गिवन टू इंडिया। ये डोमिनियन स्टेटस हमारे पास 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने सोवन स्टेट बन जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फंक्शन as the provincial parliament, as the provincial parliament of the dominion, Next, last point. The Constituent Assembly was to have unlimited powers, to frame any constitution and to repeal any act, of British Parliament, even Indian Independence Act, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहती है तो दोबारा गुलाम बनने को तैयार हो सकती थी, ठीक है, इतनी पावर है उनके पास।
तो डेट्स ऑल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एक बार अपनी नजर में जल्दी से निकाल लीजिए फ्रॉम 1773 टिल 1947 कोई चीज ऐसी हो, कोई प्रोविजन ऐसा हो जो समझ नहीं आया, जस्ट बिकॉज ये सेम प्रोविजंस आपको कंप्लीट करने हैं हिस्ट्री में भी। 2 बार जान खाने से अच्छा है एक बारी में 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। डन, कुछ पूछना है तो स्टार्ट करें नया टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लाइक प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाँ मेंस में आ सकता है। इट्स अ इजी फॉर्मेट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? संविधान है क्या? बिल्कुल, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू रन अ कंट्री। और फर्दर, अच्छा बाय चांस आपके पास लिखा आ गया क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन क्लास मतलब 10 मार्कर में आ गया है आपके पास। बेसिकली बहुत इजी लग रहा है आपको क्वेश्चन, कितना इजी है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, वो भी 250 वर्ड में, कोई भी लिख दे। क्या लिख सकते हो और क्या एक आंसर राइटिंग में क्या फॉर्मेट होगा आपका उसका? जो सबसे आसान दिखते हैं ना वो सबसे गंदे क्वेश्चन होते हैं। और इवन आप में से कुछ तो सीडीएस के लिए भी बैठे होंगे, कोई तो होंगे। तो सीडीएस में अगर बाय चांस जीडी में आपसे पूछ लिया चलो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल उन्होंने सही बोला। किसी कंट्री को रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। वहां के कितने पीपल्स और क्या क्या कंडीशंस होगी उनकी, सो डेट कि कंट्री पूरी तरीके से रन अप कर सके, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो पूरी कंट्री को रन अप कर पाती है, एस्पिरेशन समझ पाती है और कंट्री के बारे में वेल डॉक्यूमेंटेड बताती है कि क्या एक कंट्री है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटन और अनरिटन। रिटन की अगर मैं बात करता हूं, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अर्लीस्ट वन माना जाता है जो कि रिटन फॉर्म में। देन उसकी ही देखा देखी में हमने अपनाया और हमारी देखा देखी में ना जाने कितनी कंट्रीज ने अपनाया। अगेन जैसे मैंने बोला रिटन, सिमिलरली अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो देयर, लाइक ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। दैट डजंट मीन कि वो अनरिटन है। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि वो अनरिटन है, वो भी रिटन है, बट वो वेल कॉडिफाई नहीं है। उनको भी पता है कि उनकी पावर्स कहां पर है, ऑल दो यूके की पार्लियामेंट के पास इनफ पावर है, इवन मोर देन द पावर विच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है जितनी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास पावर। जस्ट बिकॉज हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाउंडेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेयर में जाने के बाद, एक पर्टिकुलर लाइन पे जाने के बाद उसके बियॉन्ड पावर्स नहीं देता, ना पार्लियामेंट को ना सुप्रीम कोर्ट को। बट ब्रिटिशर्स में ऐसा नहीं है। वहां की पार्लियामेंट किसी भी चीज के ऊपर रूल्स फॉर्मुलेट कर सकती है। गॉट इट? अब अनरिटन का मतलब है वहां जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वहां जो थिंकर्स ने लिखकर किताबें लिखी हुई हैं, या फिर समय समय पर जो लॉज पास होते हैं, इन 4-5 डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है।
Just like our Supreme Court is the court of record, Parliament is again the court of record, office of record. Similarly, जो भी कार्य यहाँ पर हो रहा है, जो भी मॉडलस ऑपरेंडी यहाँ पर चल रही है, वो सेम चीज डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी और वो चीज फ्रेम करती है कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन फॉर्म का क्लियर शॉर्ट है कि जो लिखा है उसी के हिसाब से आपके पावर के डिवीजन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया कि क्या है? किसी भी एक कंट्री को गवर्न करने का एक डॉक्यूमेंट है, किसी भी कंट्री के पीपल्स की विल जानने का एक डॉक्यूमेंट है, किसी भी कंट्री में पीपल्स किस हिसाब से रहने वाले हैं ये चीज जानने का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बोरिंग लग रहा होगा, सीधा लिखवाने पे नहीं आ रहा हूं मैं, ये मेंस के बहुत गंदे गंदे टॉपिक्स हैं, दिखने में बहुत इजी लगते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, आप अभी भी 250 वर्ड नहीं लिख सकते इस पे, 250 छोड़ो 150 भी नहीं लिख पाओगे, लिखोगे तो कुछ भी लिख दोगे। इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, देन प्रोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिमेरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में कंक्लूड करो कि एवरी कंट्री शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ये 250 वर्ड फ्रेम करने हैं आपको बस। अच्छा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? अरे भाई साहब, हम 1920 से लड़ रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो तो ब्रिटिशर्स भी दे रहे थे। व्हाई डू वी नीड आवर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बोला, वो तो ब्रिटिशर्स ने भी दिए हुए थे, उनके तो रूल्स हमसे ज्यादा कोडिफाइड थे। किसी ने चोरी करी हाथ काट दो, हमारे वाले तो फिर भी सजा ही देते हैं। क्या फिर क्या और कुछ? ओके, ये कोर पॉइंट है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए होने चाहिए, हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ओके, और अरे बहुत इजी है यार, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्या? बीए वालों, बीए कौन कौन थे? कोई तो थे। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन से आपका पालन नहीं पड़ा है, दैट सिंपली मीन्स कि अभी तक आपने मेंस का कुछ भी लिखने की तैयारी नहीं करी है। ठीक है, मैं बताता हूँ इन क्वेश्चंस को कैसे टेकल किया जाता है। लाइक यू नो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस वाले छोड़ देना, लाइक रिटन है, लेंथीएस्ट है, ये डॉक्यूमेंटेड टाइप नहीं आपको क्वेश्चन यूज करने हैं, आपको यूज करने हैं लाइक जो उनकी आत्मा है, लाइक एसेंस है, फंडामेंटल राइट्स। व्हाई डू यू नीड फंडामेंटल राइट्स? अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सोसाइटी एज वेल एज ऑफ योर्स। व्हाई डू यू नीड डीपीएसपी? किसी एक पर्सन के हाथ में सारी सत्ता ना आ जाए, सारी पावर्स ना आ जाए। एक अगेन डेमोक्रेटिक कंट्री के हाथ में इतनी पावर तो हो कि वो अपने बगल वाली कंट्री से बात कर सके, उनसे व्यापार कर सके। इट वॉज गिवन इन डीपीएसपी आर्टिकल 51 इंटरनेशनल रिलेशंस। देन एक कंट्री को गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम समझो इस चीज को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको टेकल कैसे करना है? यू हैव टू राइट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? लाइक आर्टिकल 338, हर एक कमीशन हो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये चीज आपको याद रहेगी, जो जो मैंने आर्टिकल्स बोले हैं वो आर्टिकल्स के साथ आप कंबाइन करके एक वेल फर्निश्ड आंसर लिख सकते हो। अब मैं अपने कोर क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कंट्री का नेचर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक कंट्री में एक पीपल, एक पर्सन के हाथ में कितनी पावर्स हैं, हर एक पर्सन के हाथ में कितनी पावर है। लाइक अगर पीएम है तो उसका पावर का स्पेयर कितना बड़ा है, एक नॉर्मल पर्सन है तो उसका पावर का स्पेयर कितना बड़ा है। क्या नॉर्मल पीपल और पीएम के बीच में कंपेरिजन किया जा सकता है? अगेन
आर्टिकल 14, नोबडी इज अबव द लॉ, यही तो बोला गया है। और इवन इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है जहां पर इंदिरा गांधी जब सिटिंग पीएम थी, उनको ही बोल दिया कि चलो भैया सीट खाली करो, उसी की वजह से इमरजेंसी लगी। समझ रहे हो ना? तो नोबडी इज अबव द लॉ, ये चीज कहां से आई? ब्रिटेन से। एवी डाइसी की थ्योरी थी, हमने इसे एडमायर किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ये चीज समझ में आ रही हो आप लोगों को? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है कि हम कितनी पावर पोजेस कर सकते हैं हमें पता हो, हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रेशन कितना बड़ा है हमें पता हो, हम कहां तक फ्रीली मूव कर सकते हैं और क्या क्या ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं, ये भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या पावर्स है ये भी पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। लिखें, राइट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution of a country is a set of the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the peoples living together, all the peoples living together in a country. ओके, इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इसका मतलब है कि नो वन बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन यूएस देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, इन यूके देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ओके, बट इन इंडिया देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ that determines the relationship among peoples, citizens living in a territory, relationship amongst people, citizens living in a territory, and also the relationship between people and government. People and government. That's all. It is all about the constitution. की constitution होता क्या है? It is the governing part between the people and between the people and government. ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो डेफिनेशन है जो हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। अगर आपको पढ़नी है कि कितनी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अवस्थी जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, पॉलिटिकल थ्योरी। अगर टाइम लगे, मूड करे और ज्यादा डीप में घुसने का, तो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट लिखिए, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Needs of constitution. The constitution lay out certain ideas. The constitution lays out certain ideas that forms the basis of the kind of country in which citizens aspire to live in. Example, Indian kind of state, which is sovereign, socialistic, secular, democratic republic. Example है ये, like India का है। Indian constitution lay down India to be sovereign. Indian constitution lays down India to be
sovereign, socialistic, secular एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस में ही, लाइक आईडी कार्ड में ही, प्रियम्बल में ही ये वर्ड्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और यहां से हमें अपनी सोसाइटी का पता चलता है कैसी। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन expresses the aspirations of the people about creating a good society, it provide for a, नहीं उसी में कंटिन्यू, अब गुड सोसाइटी की बात की जा रही है, तो गुड सोसाइटी बनेगी कैसे? क्या पता जो मेरे लिए गुड हो वो आपके लिए ना हो, जो आपके लिए वो मेरे लिए ना हो। तो इसलिए एक वेल सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। लाइक सोसाइटी जो देख रही है, लाइक जैसे आप बोल सकते हैं जर्मी बेंथम की थ्योरी के हिसाब से कि ज्यादा पीपल्स जिसमें फीड हो जाते हैं, ज्यादा पीपल्स की हैप्पीनेस को देखा जाता है, दैट इज टेकन टू बी एज अ गुड। एथिक्स में आपने ये लाइन पढ़ी होगी जर्मी बेंथम की थ्योरी में, यूटिलिटेरिज्म इस चीज को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि जितने ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खुश हो रहे हैं उनकी खुशी को हम मद्देनजर रखते हैं, एंड दैट इज नोन एज टू बी गुड। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में जो सही है वो सही है। लाइक 100 बंदे गलत है, एक बंदा सही है। यूटिलिटेरिज्म के हिसाब से 100 बंदे वाली थ्योरी को सही माना जाएगा। चल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप लोगों के सर के ऊपर से जा रही है चीज। फ्रॉम टिल 15th सेंचुरी बोला जाता है कि अर्थ इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड सन इज इवॉल्विंग अराउंड। ठीक है, चर्च यही मानता है, इवन पॉलिटिकल थिंकर्स भी इसी थ्योरी को सेंटर में रखकर किताबें लिखते हैं। जो इसके खिलाफ जाता है उसे सीधा मौत की सजा मिल जाती। पढ़ी है ये चीज आपने, सबको पता है ये बात। तो ये क्या था? ये गलत था। ये डेमोक्रेसी का रूल था कि ज्यादा लोगों ने चाहा और बताया गया, जितने भी ज्यादा लोगों ने चाहा और उसी के हिसाब से एक अवधारणा बन गई, एक आइडिया फॉर्मुलेट किया हमने कि अर्थ इज एट द सेंटर। ठीक है, अब जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसको सजा मिलेगी। ये डेमोक्रेसी में कि ज्यादा लोगों ने जो सोचा वही सही है। रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक में अगर एक बंदा भी सोच रहा है, लाइक किसी ने बोला कि अर्थ इज नॉट एज द सेंटर, सन इज एट द सेंटर एंड वी आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, आप उस बंदे को कुछ नहीं कर सकते, आप उसको सजा नहीं दे सकते। एंड बाय द टाइम अगर ये प्रूफ हो जाता है तो अगेन ये थीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज रिपब्लिक। मेजॉरिटी रूल ने वहां पर वर्क नहीं कर रहा है, वहां पर रूल ऑफ ट्रुथ रूल कर रहा है। ठीक है, तो इट्स मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक। आने आएगा आप लोगों के पास, तो आपको पता होना चाहिए कि गणराज्य और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, याद रहेगा ये छोटा सा चीज। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, वरना आप खुद पूछ लीजिएगा किसी से, उन्हें नहीं पता होता, मेजरली नहीं पता होता। ओके, इसमें आगे लिखिए, इट्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स, it provide a set of rules that allow for smooth coordination between diverse members of society, between diverse member of society. It provides a set of rules that allow for smooth coordination between diverse member of society. Next लिखिए, the constitution also defines the nature of country. Nature of country is political system. Nature of country is political system. The constitution also defines the nature of country's political system.
जैसे नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अर्लियर किंग है, किंग के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और यहाँ हमारे यहाँ पर जब नेचर की बात करते हैं वी आर सेकुलर। नेपाल अर्लियर की बात करते हैं डेट इज हिंदुत्व। पाकिस्तान की बात करते हैं इस्लामिक। तो यहां से नेचर पता चलता है कंट्री का। गॉट इट? नेक्स्ट लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस की राइटिंग स्टार्टिंग यहीं से करिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई विच ऑर्गन हैव व्हाट पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई which organ have what power so that there is no encroachment, so that there is no encroachment of powers that's all. Like हमें पता है कि लेजिस्लेटिव के पास कितनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास कितनी पावर्स हैं, इवन जुडिशरी के पास कितनी पावर्स हैं। इसी सिस्टम को बोला जाता है चेक एंड बैलेंसेस। लाइक हमें पता है कि जुडिशरी चाहे तो आर्टिकल 32 का यूज करे एंड 216 का यूज करे और किसी भी चीज को नल एंड वॉइड घोषित करे। होता है ये चीज। पार्लियामेंट चाहे तो अगर उनके पास स्पेशल मेजॉरिटी है हर जगह पे तो जो जुडिशरी ने बोला था उसको ओवरकम कर दे, किया जा सकता है। यही तो हुआ साहबानो केस, तलाक तलाक तलाक, हम एलिमनी नहीं देंगे, यही बोला। राजीव गांधी ने बोला, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको देनी पड़ेगी एलिमनी। राजीव गांधी ने बोला कि यार ये तो मेजर पॉपुलेशन है मेरी वोटिंग की, चलो इनका तलाक वापस कर दिया जाए। यही हुआ था 1986 87 से लेकर टिल 2019। सोसाइटी बदल चुकी थी, वहां पर यूपीए गवर्नमेंट टाइप कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब एनडीए गवर्नमेंट का बोलबाला था। अब सुप्रीम कोर्ट भी पावर में है और गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है। अब तलाक 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 विल टर्म्ड एज तलाक। समझ रहे हो ना? अर्लियर क्या था, नहीं वो गवर्नमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहे थे। अब क्या है, इंडियन सोसाइटी की बात की जाए। मेजर पावर्स हमेशा टर्मोइल रहता है इन दोनों के बीच में। अगर पीएम पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स उस लेवल पे नहीं रहते। पीएम पावरफुल नहीं है, लाइक कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखोगे ना आप हिल जाओगे, इतने जबरदस्त जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट। टसल ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन पार्लियामेंट। डीवाई चंद्रचूड़ को देख लीजिए, पिताजी के बाद सबसे बड़ा टेन्योर उन्हीं का है। क्या स्टेटमेंट देते हैं, उनके स्टेटमेंट अब थोड़े वैसे हैं, नॉर्मलाइज है। जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब के उनके स्टेटमेंट्स देखिए। अगेन टसल ऑफ पावर। इसी का एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है योगी जी के राज्य में, यूपी में। जब वो सांसद थे कभी उनकी स्पीचेस देखिए, कभी सुनिए, सुनना आज घर जाके, बहुत अच्छी स्पीचेस हो। अब वो स्पीच नहीं देते, सीधा काम करते हैं, बट वो स्पीच नहीं देते अब, और वो दे भी नहीं सकते क्योंकि वो जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो अगेन टसल ऑफ पावर हमारे पास चलता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि किसके पास कितनी पावर है और किस स्पेयर तक जाकर वो पर्सन काम कर सकता है। ठीक है? लाइक powers of prime minister was formally laid down in the constitution. Even power of the chief cabinet secretary, chief secretary was again laid down in the constitution. Power of council of ministers was also there. Power of prime minister, vice president, governor was also there. कि हर किसी के पास कितनी पावर्स है, इवन जुडिशरी के हाथ में कितना पावर है, इट वाज अगेन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी चाहे तो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा सकता है, बट पार्लियामेंट जुडिशरी के किसी भी वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कोट है ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जुडिशरी चाहे तो पार्लियामेंट के किसी भी
अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट जुडिशरी के किसी भी वर्डिक्ट को इवन विद इन अ पार्लियामेंट भी चैलेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जब रिमूवल होता है उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, वो भी 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। चलो लिखिए इसके आगे। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स that check any misuse of authority that check any misuse of authority by any of the three organs, by any of the three organs of government. Three organs of government आप सबको पता है, legislature, executive and judiciary. And which one is the fourth? Media. And which one is the fifth? Okay, IT. अपडेट रहा करो न्यूज के साथ। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अवर सेल्फ as often we might take certain decision which are harmful to us as well as to others, For example, reasonable restrictions imposed along with fundamental rights is to restrict us from taking any hasty decision, hasty जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन। So this is about the constitution and why we need constitution. Okay, so चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर में आएगा, ये जो मैंने अभी तक आपको लिखवाया है पीसीएस में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आईएएस में क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी में जो अभी तक लिखवाया गया है इसमें से क्वेश्चन बनना बहुत आम बात है, लाजमी बात है। अब पीसीएस में पूछे जाते हैं फैक्ट के ऊपर रन होते हैं। तो who was the first person who think about the constitution? लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है सबने? दादा भाई नरोजी। ओके, दादा भाई नरोजी ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ये नहीं बोला था। दादा भाई नरोजी ने हमारे पास पर कैपिटा इनकम, अनब्रिटिश रूल और ये चीजें बोली थी। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स, तब आप कोट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड पे, कॉन्स्टिट्यूशन को कोट नहीं करेंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको कोट करना है तो आप अपने गांधी जी को कोट कीजिए, 1921 का सेशन। अगर आपको फॉर्मली लेफ्ट विंग के हिसाब से देखते हुए चलना है तो आप एम एन रॉय को कोट कीजिए, महेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। आप और ज्यादा कोट करना चाहते हो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोट कीजिए, 1931 का सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पर तो उन्होंने खुद के फंडामेंटल राइट्स भी बना दिए। ठीक है, अगर कोट करना चाहते हो तो इन पर्सनालिटीज को कोट कर सकते। लिखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट ऑफ कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने? नेक्स्ट इसमें लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ सर इंडिया एक्ट स्टार्टिंग से 19। बोल दीजिए एक बार। ओके, स्टार्टिंग से सुनिए एक बार। प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट convened in 1948 to draft the Indian Constitution, the fundamental law of India was mostly enshrined. The fundamental law of India was mostly enshrined in statutes enacted by British Parliament. Government of India Act 1919 and 1935 was prominent among them. Was prominent among them. In 1928, Motilal Nehru and other Congress leaders drafted the Constitution for India. Drafted the Constitution for India. So, as you know, Government of India Act 1919 was there. To rectify the Government of India Act 1919, there was a Simon Commission. And Indian National Congress, along with the other political parties, just boycotted the Simon Commission. Just after that, जो ब्रिकन हेड था उस टाइम पे वहां पर गवर्नर ब्रिकन हेड ने बोला कि आप साइमन कमीशन को तो वापस कर रहे हो, क्या आप लोगों में इतनी काबिलियत है कि आप खुद से कॉन्स्टिट्यूशन लिख सको? चैलेंज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और ये बात तो विख्यात है कि जब जब इंडियंस को चैलेंज मिला है तब तब उन्होंने वो काम बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से करके दिखाया। लाइक दिस वन, नेहरू रिपोर्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो हमने अपना पहला सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर? प्रथम, नाम ही प्रथम है उसका, ठीक है। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर हमने यूएसए से मांगा, उन्होंने नहीं दिया, हमने खुद बना लिया और उससे बेटर बना लिया। न्यूक्लियर डिजाइन हमने मांगा, हमें नहीं मिला, हमने खुद बेटर बना लिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब जब नहीं मिली जो चीज, हमने उससे बेटर चीज वहां पे फॉर्मुलेट करी है। यहाँ पर भी यही चीज थी। नाम याद रखिएगा, ब्रिकन हेड वो पर्सन था जिसने चैलेंज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि आप अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। फर्स्ट टाइम तो नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रायर टू इंडिपेंडेंस हमारे पास ऑल इंडिया पार्टी मीट हो चुकी थी, बट इस टाइम पर भी हमने ऑल इंडिया पार्टी मीट करी। यहां पर जिन्ना जी ने बोला हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, मोतीलाल नेहरू नहीं माने। इसमें हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट टीपीएसपी का प्रोविजंस थे, जो कि 1931 कराची सेशन में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया। तो फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री में जितना 1896 इंपॉर्टेंट है, जितना एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे पास 1931 का सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए इसमें आगे।
ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, लिख दिया इतना, एंड अदर लीडर ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In 1928, Motilal Nehru and other Congress leaders drafted a constitution for India. Then, next point लिखिए, in 1931, the Karachi session of Indian National Congress, in 1931, the Karachi session of Indian National Congress, it was decided that universal adult franchise the right to freedom and equality, and protecting the rights of minorities will be included in the Constitution of Independent India. अगेन क्वेश्चन बन सकता है 1931 के सेशन में हमने क्या क्या चीज फ्री इंडिया के लिए ऑप्ट करी हुई उठाई थी। गॉट इट? तो ये चारों चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने लोगों के पास वोटिंग राइट्स होंगे और हर किसी के पास होंगे। 1931 में हमने अपने आप से बोला, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, हमने बोला 100 को मिलेगा, इन्होंने बोला 10 को भी नहीं देंगे, हम मान गए क्योंकि कुछ तो मिल ही रहा था। सेम चीज जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी पढ़ा है आपने? अरे हिस्ट्री नहीं हुई है क्या? कब तक चल रही है ना हिस्ट्री, चल रही है ना। गांधी जी पे जब आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा खासा उन्होंने इवोल्यूशन हुआ उनका साउथ अफ्रीका में बेचारे वो 1891-92 में गए थे, सोचा था कि बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यूं गया यूं आया, बट उन्हें नहीं पता था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खुद से ही लंबा खिंच जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ गांधी दैट फ्रॉम 1891 टू 1905, जहां तक वो रोज पिटिशन लिखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देन फ्रॉम 1905 टू 1912 उन्होंने एजिटेशंस का हेल्प लेना स्टार्ट किया, एंड एट द लास्ट वो समझ गए कि एजिटेशन जितना हम करेंगे, सत्याग्रह हम जितना करेंगे, उतना ज्यादा हम इजीली फ्रीडम को ग्रैब कर सकते हैं। नॉन वायलेंस प्लस सत्याग्रह उन्होंने वहां पे अपनाया, वहां पर सीखा और इंडिया में उस चीज को अप्लाई करने आ गए। अच्छा, उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? सामने वाले को हराना है मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। मॉरल ग्राउंड्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं, यहां पर पर्सन बोलते हैं कि आपको सैलरी का हाइक नहीं मिलेगा। गांधी जी बोलते हैं अपने ही दोस्त के खिलाफ जाकर, जो मिल का मालिक था वो गांधी जी का दोस्त था, कि आपको देना पड़ेगा। और बाय द टाइम जितना वर्कर्स मांग रहे हैं उतना हाइक नहीं हुआ, जितना कंपनी वाला बोल रहा है उतना भी लो तक हाइक नहीं गया, इन दोनों के बीच में हाइक रहा। इससे पहले भी हमारे पास एक और एजिटेशन कर चुके थे हमारे पास गांधी जी, बिहार में। वहां पर क्या था? वहां पर यह था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको 100% रिफंड नहीं देंगे। गांधी जी ने पूछा कितना दोगे? उन्होंने कहा सिर्फ 25%। गांधी जी ने बोला लाओ दे दो। ये मॉरल ग्राउंड्स पे विक्ट्री है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि वो बोल रहा है कि 100 नहीं देंगे, गांधी जी अड़े रहेंगे कम से कम 75 तो मिले, और यहां पे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। गांधी जी ने बोला कुछ नहीं, आप 25 दे रहे हो, आप लाओ दे दो। दैट सिंपली मीन्स कि पहली बार ब्रिटिशर्स को पैसा वापस रिफंड करना पड़ा, भले ही थोड़ा किया। और ये तो इतिहास है कि इंडियंस को कुछ भी मिला है छोटा सा, उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के पूरा ले डाला। लाइक 1861 में 4 सीटें मिली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
पूरी वही सिटी हमारी है। 1947 तक आते आते हमने आजादी ले डाली, सेम चीज, ये चीज समझ रहे हो आप लोग। तो जो गांधी जी का एरा है वो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो गांधी जी वॉज नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनके प्रोविजंस पूरे के पूरे आपको डीपीएसपी में देखने के लिए मिलते हैं। 4 साल वो बंदा और जी जाता ना, तो जो डीपीएसपी है उसके कई सारे प्रोविजंस एफआर में होते हैं। पढ़ना कभी गांधी जी को। फंडामेंटल राइट्स में कॉटन इंडस्ट्री आ जाती, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती, इंटॉक्सिक जो भी चीजें हैं हमारे पास लाइक अल्कोहल, उसका भी वो बैन ऑल ओवर इंडिया लगा देते। समझ के देखो। और कंट्रोवर्सी ये है कि बी आर अम्बेडकर ज्यादा रह गए गांधी जी से। यही रीजन है कि जो नहीं साइंटिफिक लगा उन्होंने उठा के डीपीएसपी में डाल दिया। अभी पढ़ेंगे इस डिबेट को भी। देखिए इन कराची सेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए इन 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंटेड द डिमांड for the creation of an Indian Constituent Assembly in front of the British Indian government. In front of the British Indian government. एमएन रॉय लिख लीजिएगा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। 1924 में एमएन रॉय ने बोल दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। 24 में तो बोला था उन्होंने। एमएन रॉय की कहानी भी बहुत अच्छी है। जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, डू वन थिंग, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सिंपल सा एक फंडा है, अपने आप को बंद कमरे में बंद करना, मतलब कमरे में बंद करना अपने आप को, और इमेजिन करना कि वो टाइम चल रहा है 1947 वाला, और जो भी आप थिंकर पढ़ रहे हो, लाइक इफ यू आर विलिंग टू रीड अबाउट द गांधी, तो अपने आप को इमेजिन करो गांधी, तब आप इजीली सारे कॉन्सेप्ट को क्रैम्प कर पाओगे, वरना हिस्ट्री कभी याद नहीं होती, कभी भी याद नहीं होगी। अच्छा ये भी इमेजिन करना है, लाइक आप घर में 2-3 बंदे हो, आपकी भाई से नहीं बनती, तो उसे मान लो बी आर अम्बेडकर है। हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट वे है ये, इसके अलावा हिस्ट्री कभी याद नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो 15 दिन में पूरी हिस्ट्री याद हो जाए, तो इस अप्रोच को अप्लाई करना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ेगा, टाइम कम है, लिखने के लिए बहुत ज्यादा है। फर्स्ट लिखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946। In 1946, British decided to examine. In 1946, British decided to examine the possibilities of granting independence to India. As a result, a British cabinet mission was dispatched. As a result, British cabinet mission was dispatched to India to hold discussion with the representatives representative of British India
and Indian states. In order to agree on a framework, in order to agree on a framework for writing a constitution, for writing a constitution, and also set up a constituent body and executive council. तो कौन कौन वो 3 मेंबर्स थे इनके? सही बोला, लिखिए मेंबर्स. द मेंबर्स आर Penthick Lawrence, Pethick, Pethick Lawrence, 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 Sir Stafford Cripps, Stafford Cripps, Stafford, Stafford Cripps, and next is A.V. Alexander. ये क्रिप्स वही है, क्रिप्स मिशन वाले, ठीक है. A.V. Alexander, Alexander, Alexander. Done. देखिए, after this mission, negotiation took place. After this mission, negotiation took place afterward, and the Constituent Assembly was indirectly elected by provincial legislature comprising, important है, 278 representatives. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, यहां से 278 representatives and 15 women by the method of proportional representation with a single transferable vote. अभी सर आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहे थे, तो वहां पर इस टर्म को अच्छे से समझाया होगा सर. 15 women by the method of proportional representation with a single transferable vote. Next, लिखिए next point. The Constituent Assembly came into force. The Constituent Assembly came into force in 1946. In 1946, members of Constituent Assembly includes वॉइस नहीं आ रही.